ये सर्वे तो होनी। चलो हाँ, दो तीन निकाल दो। चलो चलो गाइस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड कौन कौन नहीं आया है? आयुष, आयुष, शुभम, वो भी नहीं है। शुभम भी नहीं आया है। काका सबको रख। घर ही जाएंगे नहीं। चलो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यहाँ पे क्या बोला है? सबको अपना ट्रेड, अपना कॉमर्स, सब कुछ करने का अधिकार है, अपना बिजनेस करने का अधिकार है, बराबर है। टाइम क्या हो रहा है? तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है वो। खोल, निमिष का है। मुझे तुम तीनों से ना अलग से भी बात करनी है क्लास के बाद। गेट इनसाइड। नेक्स्ट टाइम ब्रेक खत्म होने तक तुम नहीं आए ना, तो सीधा बैग उठाने का और घर जाने का। आया समझ में? Freedom of trade, commerce, and intercourse. The concept of trade, commerce, and intercourse today is so wide that from ordinary sale and purchase, it includes broadcasting on radios, communication on telephone, and even to non-commercial movement from one place to another. तो ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स में अभी सिर्फ बाय एंड सेल नहीं है, सिर्फ बाय एंड सेल नहीं है, रेडियोस, टेलीफोन कम्युनिकेशन, नॉन कमर्शियल मूवमेंट, सब कुछ किस में आता है? ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स में आता है। If such is the scope of trade and commerce, then any law relating to any matter may affect the freedom of ट्रेड, बराबर है। कोई भी लॉ अफेक्ट कर सकता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को, कॉमर्स को, इंटरकोर्स को। एग्जाम्पल, इट मे बी सेड दैट law which imposes the condition of license for having a radio violates the freedom of trade and commerce, or a law which regulates the hours during which electricity in a particular locality shall be available may be called as affecting the freedom of trade and commerce, because during those hours one cannot use the radio or television, or one cannot run this factory। वापस पढ़ो। ट्रेड और कॉमर्स का डेफिनेशन इतना वाइड हो गया है कि कोई भी चीज उस चीज को अफेक्ट कर सकता है। कैन यू रीड अगेन एंड टेल मी क्या बोला है? क्या क्या चीज फ्रीडम ऑफ ट्रेड को हार्म कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है? एग्जाम्पल से पढ़ो।
समझा क्या बोल रहा है? अगर लॉ ने कंडीशन इंपोज किया है, किस चीज का इंपोज किया कंडीशन? लाइसेंस लगेगा फॉर हैविंग अ रेडियो। अगर रेडियो पे काम है और रेडियो के लिए लाइसेंस लगेगा तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स अफेक्ट हुआ। बराबर है। और अगर ऐसा बोला है कि ये लोकेलिटी में सिर्फ 4 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, बाकी टाइम नहीं आएगी, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं हो पाएगा तो तुम्हारा वापस ट्रेड और कॉमर्स का राइट क्या हुआ? इन्फ्रिंज हुआ। डू यू अंडरस्टैंड? अभी ट्रेड कॉमर्स का अधिकार इतना बड़ा है कि कुछ भी लॉ उसको क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? if that view is taken then every law shall become contrary। और ये व्यू के हिसाब से हर एक लॉ क्या हो जाएगा? contrary to article 301 and unless saved by 302 to 307 shall be unconstitutional। इस हिसाब से हर एक लॉ क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रेड या कॉमर्स को रोकेगा। बराबर है। तो टू अवॉइड सच सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने एक पहला केस था ऑन द मैटर, declared that only those laws which directly and immediately restrict or impede the freedom of trade are covered under 301। अभी हम लोग ने जो एग्जांपल पढ़ा कि यार इलेक्ट्रिसिटी पर्टिकुलर लोकेलिटी में सिर्फ कुछ घंटे जा रही है, कुछ घंटे जा रही है, तो बाकी के घंटों में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो ट्रेड या कॉमर्स अफेक्ट हो रहा है। बराबर है। अभी ऐसा देखने गए तो जो लॉज बनते हैं अपने देश में कहीं ना कुछ वो इम्पैक्ट करेंगे ट्रेड या कॉमर्स पे, और अगर इम्पैक्ट करेंगे तो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ऐसा कोई कानून है, ऐसा, जाओगे उसके साथ, ऐसा कोई कानून है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है ट्रेड या कॉमर्स को, डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है किसको? ट्रेड या कॉमर्स को, तो ही हम लोग उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानेंगे। एंसिलरी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है तो उसको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं मानेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? तो इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए? डायरेक्ट एंड इमीडिएट, तो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वरना नहीं। बैठा? and such laws which directly and incidentally affect the freedom guaranteed in that article are not within the reach of 301। अगर इंसिडेंटली अफेक्ट करता है फ्रीडम को तो वहां पे 301 में उसका कवरेज नहीं है। डायरेक्टली इंपैक्ट करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इंसिडेंटली करता है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कुछ ही घंटे रहेगा, ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली कैसे करता है? तो तुमको रोका थोड़ी है कॉमर्स करने से, ट्रेड करने से रोका है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा ना तुम्हारे कॉमर्स को, कि उतने घंटे तुम्हारा कॉमर्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे वो सारी चीजों को हम नजर में नहीं ला सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बना सकते जो इंसिडेंटल मैटर्स है। डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है तो ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वरना नहीं। बैठा? देखो मिला? अभी कौन से ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोटेक्शन है अंडर 301? कौन से ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोटेक्ट करता है 301? ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए ना जो ट्रेड एंड कॉमर्स को इम्पैक्ट करे। तो कौन से ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है? वो एक्टिविटीज जो क्या है? बराबर है, और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट गैम्बलिंग इज नॉट ट्रेड, अनलॉफुल है ना, तो वो ट्रेड नहीं है। समझा? सिक्स्थ वाला पॉइंट तुम पढ़ो। गैम्बलिंग, प्राइस कंपटीशन क्या है? गैम्बलिंग जैसा है, उसको ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं बोल सकते, इसलिए 301 में उनको प्रोटेक्शन नहीं है। फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 इज नॉट मेड एब्सोल्यूट एंड इज रेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कौन से प्रोविजन में दिया हुआ है? 302 टू 305। अपने को नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन है, इतना याद। ठीक है।
ओके, अब ये ध्यान देखो, जितना मार्क करे उतना ही रीड करके जाना, बाकी जरूरत नहीं है। ये रीड करो क्या बोलते हैं। क्या बोला है, स्टेट क्या क्रिएट कर सकता है, मोनोपोली क्रिएट कर सकता है अपने फेवर में। और जब स्टेट मोनोपोली क्रिएट करता है, ऐसा कोई लॉ पास करता है, तो कोर्ट का क्या काम है, इंक्वायर करे व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ सेड लॉ एंड क्या नेसेसरी है फॉर क्रिएटिंग द स्टेट मोनोपोली। सिंपल, ठीक। अब जुडिशियरी बच्चा लोग इंपॉर्टेंट। जुडिशियरी में तीन है, ऊपर सुप्रीम, उसके नीचे हाई एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट मार्क करते चलना, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री। बराबर, क्या क्या करता है, ऑर्डिनरी लॉ भी सुनता है एंड इंटरप्रेट भी करता है। किसको इंटरप्रेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को। इज एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट किस में बना, कॉन्स्टिट्यूशन में। सुप्रीम कोर्ट किस में बना है, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बना है। हाई कोर्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी थे, थोड़े नए बनाए हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का जन्म किस में हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। इमीडिएटली बिफोर इंडिपेंडेंस, तो हाईएस्ट इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तब कौन सा कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं था, तब था प्रिवी काउंसिल। कौन सा कोर्ट था, प्रिवी काउंसिल, ब्रिटिशर्स के टाइम का कोर्ट, प्रिवी काउंसिल। ठीक, तभी वो हाईएस्ट अपेलेट अथॉरिटी था फॉर ब्रिटिश इंडिया। क्या था, हाईएस्ट अपेलेट, सबसे ज्यादा बड़ा अपील किसके पास जाता था, प्रिवी काउंसिल। कौन से मैटर्स में, ऑर्डिनरी लॉ। अभी ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन दोनों का हाईएस्ट अपेलेट कौन है, सुप्रीम कोर्ट। पहले ऑर्डिनरी लॉ का हाईएस्ट अपेलेट कौन था, प्रिवी काउंसिल। समझा। but appeal from high court in constitutional matter went to फेडरल कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाईएस्ट अपेलेट कौन था, फेडरल। ऑर्डिनरी मैटर में हाईएस्ट कौन था, प्रिवी काउंसिल। अब प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल को मिला के बनाया सुप्रीम। समझा क्या। ब्रिटिश इंडिया में ऑर्डिनरी लॉ के लिए हाईएस्ट अपेलेट कौन था, प्रिवी। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में हाईएस्ट अपेलेट कौन था, फेडरल। और दोनों को मिला के अब क्या बना दिया है, सुप्रीम। समझा, बैठा। एंड हेंस, एंड हेंस द, टी नहीं आएगा। ये काट दो, एक मिनट, काट दिया। हाँ। ये ना मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। समझा क्या, हाई कोर्ट से फेडरल, फेडरल टू प्रीवी, बट मेरे हिसाब से फेडरल हाईएस्ट था। एक मिनट दो, मुझे चेक कर। ना ना, फेडरल प्रीवी काट दो। हाईएस्ट फेडरल ही है कॉन्स्टिट्यूशन में। कटी कर देना। कट ही कर, फाइन।
डन। इसलिए फटाफट खत्म करना है बच्चा लोग। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस सेंस इनहेरिट किया है जुरिस्डिक्शन। किसका इनहेरिट किया है जुरिस्डिक्शन? प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट दोनों का। समझा? ऑर्डिनरी लॉ में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा था ब्रिटिशर्स के टाइम पे? प्रिवी काउंसिल, बराबर है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में फेडरल। सुप्रीम कोर्ट दोनों का मिला के बनाया है। इसलिए अभी ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन दोनों किसके पास जाता है? सुप्रीम के पास। समझा? हाईएस्ट अपेलेट। क्लियर? However, jurisdiction of Supreme Court under the present constitution is much more extensive than the two predecessors. Predecessors मतलब पहले वाले कौन थे? दो, प्रिवी एंड फेडरल। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, बोला टू प्रेडेसेसर से ज्यादा उनको पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, जो मेंशन्ड अबाव है। High Court. High courts that function under the Constitution were not created for the first time by the Constitution. High Court Constitution में पहली बार बने नहीं है, पहले भी थे। बराबर? जरा ये लाइन पढ़ो। Done. High courts in British India were established first under High Courts Act 1861, an act of UK Parliament. The remaining high courts were established or continued under Constitution or under special acts. Clear? पहला हाई कोर्ट कब बना था? 1861 में, जो यूके पार्लियामेंट का एक्ट था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बने, स्पेशल एक्ट्स के अंडर बने। क्लियर? सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट दो तरीके के होते हैं, सिविल एंड, बराबर है। उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है एंड अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है। ये अपने को पता है, अभी अपन सीपीसी पढ़ा, सीआरपीसी पढ़ा, करेक्ट। Functioning under the ordinary law, although their meaning and power have undergone change from time to time, basic pattern remains the same. Powers change होते रहते हैं, but basic तो चीजें उनकी सेम ही रहती हैं। These have been created not under the constitution but under of legislature. बराबर है। तो हर एक का लेजिस्लेचर है, उसके हिसाब से इनको बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं बने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कौन बना है? सुप्रीम। हाई कोर्ट पहले भी थे, कॉन्स्टिट्यूशन में नए भी बनाए। सबऑर्डिनेट कोर्ट लेजिस्लेचर्स बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता नहीं। क्लियर? सिविल कोर्ट्स आर क्रिएटेड मोस्टली अंडर ऑफ ईच स्टेट। ठीक। क्रिमिनल कोर्ट्स आर क्रिएटेड मेनली अंडर Code of Criminal Procedure. These are in the form of civil courts, criminal courts, and special tribunals. Sure enough? Acha. Very important. Not these writ jurisdiction नहीं, but types of writs तो नीचे आएगा। ये नहीं मालूम है। ये भी पूरा writs। ये इंट्रोडक्शन है। डन? पढ़े? Writ jurisdiction of high courts and supreme court, एकदम ध्यान। In the words of Dicey, prerogative writs are the bulk work of English liberty. मस्त लिखा है ना, कोई जरूरत नहीं है याद करने की। अभी बेसिकली कैसा होता है पता है? रेट्स जो है ना, वो ऑर्डिनरी रेमेडी नहीं है। रेट्स जो है वो ऑर्डिनरी रेमेडी नहीं है। ये जो रिट्स है ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है। सबको मिलता नहीं है। कब मिलता है? जब फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि प्रेरोगेटिव रिट इज वन इंग्लिश कॉमन लॉ विच रेफर्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट्स विच आर ग्रांटेड बाय द सोवेरेन। सोवेरेन कौन है? हाईएस्ट जो जस्टिस देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोवेरेन। ठीक है। एज फाउंटेन ऑफ जस्टिस। कौन से ग्राउंड्स पे मिलता है? इनएडिक्वेसी ऑफ ऑर्डिनरी, जब ऑर्डिनरी लीगल रेमेडीज प्रॉपर नहीं है, तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। समझा मैंने क्या बोला? जब लीगल रेमेडीज ऑर्डिनरी वाले पूरे पढ़ते नहीं है, तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिट्स। वेरी क्लियर? ठीक है। उसको प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम दीज रिट्स वर इश्यूड बाय
कौन रिट्स इश्यू करता था? हाई कोर्ट। कौन सा? एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेमेडी बोल के। कौन से केसेस में? वेयर देयर वाज ईदर नो रेमेडी अवेलेबल अंडर ऑर्डिनरी लॉ और रेमेडी अवेलेबल वाज इनएडिक्वेट। तो रिट्स कौन इश्यू करता था? हाई कोर्ट। दो सिचुएशन में जहां पे ऑर्डिनरी रेमेडी था ही नहीं या था बट सफिशिएंट, तो कौन सा फॉर्म में रेमेडी मिलता था? रिट्स। क्लियर? Under Constitution, by virtue of Article 226, every High Court has power to issue or orders or writs, including writs. ठीक है, हाई कोर्ट के पास 226 ने पावर दिया कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड वो ऑर्डर्स दे सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है और रिट्स इश्यू कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट could be moved by appropriate proceedings for the issue of directions or orders or writs as referred to under Article 226 for enforcement of the right guaranteed by Part 3 of the Constitution. बराबर है? ये तो 32 आना चाहिए ना। हाँ एक काम करना, सुप्रीम कोर्ट कुड बी अप्रोच्ड लिख देना और इधर आर्टिकल 226 के बदले 32 डालना। डन? अब ये वाला तुम बताओ। पढ़ा क्या? आर्टिकल 32 खुद ही क्या है? फंडा तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ रेट सबको अवेलेबल है। जिसका क्या टूटा है? किसने तोड़ा है? स्टेट। बराबर। दस वी सी क्या हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है टू इश्यू दीज रेट्स rather देन सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? और टाइप्स ऑफ रेट्स के नाम याद है तुमको? क्या भूल गए? याद है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोररी, प्रोहिबिशन, कोवारंटो। बराबर है। अंदर क्या था वो भी याद है कि सिर्फ नाम याद है? याद है हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। क्या होता है मतलब? टू हैव द बॉडी। अभी अगर किसी बंदे को कन्फाइन करके रखा है, कन्फाइन मतलब रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, जेल में रखा है बिना लीगल जस्टिफिकेशन के, बिना लीगल जस्टिफिकेशन के, तो कोर्ट उसको बुला सकता है, वो अथॉरिटी को पूछ सकता है बता तेरा लीगल जस्टिफिकेशन क्या है उसको कन्फाइन करने का। और अगर उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको छोड़ने बोलेगा। उसको क्या करने बोलेगा? छोड़ने बोलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज हैबियस कॉर्पस। दैट इज हैबियस कॉर्पस। ध्यान से, रिट ऑफ हैबियस, समझा ना मैंने क्या बोला? अगर किसी बंदे को पकड़ के रखा है बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के, तो जो अथॉरिटी ने पकड़ के रखा है उसको कोर्ट बुलाएगा और पूछेगा बता तेरे पास क्या जस्टिफिकेशन है उसको पकड़ने का। और अगर उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको छोड़ देने बोला जाएगा। वेरी क्लियर? अभी इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट टूटा? फ्रीडम लिबर्टी। बराबर है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। राइट, फ्रीडम। हैबियस कॉर्पस, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। समझ में आ रहा है? habeas corpus, writ of habeas corpus is a remedy available to a person who is market। बराबर। ठीक। ध्यान, when a prima facie case for the issue of the writ has been made, एक prima facie case बना के ये writ issue करना पड़ेगा।
द कोर्ट issues a rule nisi upon the relevant authority to show cause why the writ should not be issued. कोर्ट अथॉरिटी को बोलता है बता तेरे खिलाफ मैं ये रिट क्यों ना इश्यू करूं, क्योंकि प्राइमा फेसी क्या डिसाइड हुआ, रिट इश्यू करना है। तो शो कॉज देगा कोर्ट अथॉरिटी को और बोलेगा बता तेरे खिलाफ मैं रिट क्यों ना इश्यू करूं। डू यू अंडरस्टैंड? थर्ड पैराग्राफ पढ़ो पहले। पढ़ा क्या? ये एक नेशनल ऑर्डर है जहां पे तुमको कोर्ट को बताना पड़ेगा ग्राउंड्स। क्या बताना पड़ेगा? ग्राउंड्स फॉर विच ही हैज बीन कन्फाइंड, एंड उसको सेट करना पड़ेगा फ्री इफ देयर इज for his detention. The writ has to be obeyed by the detaining authority by producing the person before the court. वो बंदे को जिसने डिटेन किया है उसको ये रिट मानना ही पड़ेगा, और मानेगा कैसे? वो बंदे को कोर्ट में खड़ा करके। डू यू अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, रूल निसी। रूल निसी क्या होता है? कोई प्रोविजनल, सुनो पहले ध्यान से सुनना, रूल निसी क्या होता है? कोई भी ऑर्डर, प्रोविजनल ऑर्डर विच इज गिवन बाय द कोर्ट, जो फाइनल हो जाएगा सब्जेक्ट टू शो कॉज। ठीक, तो प्रोविजनल ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि मैं रिट इश्यू कर रहा हूं तेरे खिलाफ, शो कॉज दे अगर नहीं इश्यू करना है तो। अगर वो शो कॉज दे पाया तो रिट इश्यू नहीं होगा, अगर शो कॉज नहीं दिया तो रिट फाइनल हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, एनी टेम्पररी प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच विल बिकम फाइनल इफ शो कॉज इज नॉट गिवन। समझा क्या? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूल निस्सी। लिखाऊं मैं? लिखो। तो यहाँ पे प्रोविजनल ऑर्डर क्या था? रिट इश्यू करने का। क्या था प्रोविजनल ऑर्डर? रिट इश्यू करने का। शो कॉज दिया तो रिट इश्यू नहीं होगा, शो कॉज नहीं दे पाया तो रिट इश्यू होगा। डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज रूल निस्सी। बोलो, इट्स अ प्रोविजनल कोर्ट ऑर्डर। रूल निस्सी is a provisional court order that becomes final and binding, unless party successfully show causes They become final and binding उसके बाद unless party successfully shows cause why it should not, shows cause why it should not, why it should not. why it should not। समझा? ऑनलाइन वालों रूल निस्सी समझा? हैबियस कॉर्पस समझा? ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। बाकी सब रूल निस्सी। बेटा रूल निस्सी ना कोई भी प्रोविजनल ऑर्डर है कोर्ट का। अभी कोर्ट ने क्या इशू किया है यहाँ पे? कोर्ट ने प्राइमा फेसी डिसाइड किया है कि वो बंदे के डिटेनिंग अथॉरिटी के खिलाफ रिट इश्यू करना है। ये प्राइमा फेसी डिसाइड हो गया है ऑन द फेस ऑफ इट, बराबर है। बट हम डायरेक्टली रिट इश्यू नहीं कर सकते ना, सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, शो कॉज देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने प्राइमा फेसी डिसाइड किया कि रिट इश्यू करना है और सामने वाले को शो कॉज दिया कि बता तेरे खिलाफ रिट क्यों ना इश्यू करूं। ये रूल निस्सी है। क्यों रूल निस्सी है? क्योंकि ऑलरेडी प्रोविजनल ऑर्डर तो दे दिया, सिर्फ इंतजार करे कि सामने वाले ने सब सक्सेसफुली अगर कोई शो कर दिया कॉज तो रिट नहीं इश्यू करेंगे, और अगर नहीं कर पाया तो जो रिट का प्रोविजनल ऑर्डर है वो फाइनल एंड बाइंडिंग हो जाएगा। दैट इज रूल निस्सी। समझा क्या? नीलम अब समझा बेटा?
क्लियर? ओके, अभी ये रिट में अंडर 32 एंड 226, 32 मतलब कहाँ जाएंगे और 226 मतलब कहाँ जाएंगे? एनी पर्सन कैन मूव फॉर दिस रिट टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। वेरी क्लियर? द एप्लीकेंट मे बी द प्रिजनर। अच्छा, अप्लाई कौन करेगा कि रिट रिट पिटिशन के लिए अप्लाई कौन करेगा? प्रिजनर खुद कर सकता है। एनी पर्सन एक्टिंग ऑन हिज to safeguard his liberty वो भी कर सकता है for the issuance of writ of habeas corpus, and no man can be punished or deprived of his liberty except for the violation of law। अगर उसने लॉ तोड़ा है तो ही उसकी लिबर्टी छीनी जा सकती है, वरना नहीं। क्लियर? मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या होता है? वी कमांड। ठीक है, तो ये रिट ऑफ मैंडेमस जो है ना, वो कोई भी पर्सन को, कोई भी कॉरपोरेशन को, कोई भी इंफीरियर कोर्ट को, कोई भी गवर्नमेंट को इशू किया जाता है जहां पे उसका पब्लिक ड्यूटी था कुछ तो करना और उसने किया नहीं। तो हायर कोर्ट उसको बोलता है ये तेरी पब्लिक ड्यूटी है, ये तेरा जुरिस्डिक्शन है, ये काम तूने किया नहीं है, ये काम खत्म कर। दैट इज मैंडेमस। डू यू अंडरस्टैंड? कोर्ट किसको बोलता है काम खत्म करने को? कि कोई भी पर्सन को बोल सकता है, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी इंफीरियर कोर्ट, कोई भी गवर्नमेंट को। ठीक है, बोलता है कि ये तेरा पब्लिक ड्यूटी था, तेरा जुरिस्डिक्शन में था, तूने ये काम किया नहीं, तो ये काम पूरा कर। दैट इज वी कमांड। डू यू अंडरस्टैंड मैंडेमस? ध्यान, रिट ऑफ मैंडेमस इज कमांड इश्यूड। कमांड इश्यूड किसको? कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट और requiring him or it to do a particular thing specified therein which pertains to his or its office। उसके ऑफिस के रिलेटेड कुछ काम करने बोल रहे हैं जो किस नेचर में है? पब्लिक ड्यूटी। कोई काम जो उसके ऑफिस के काम का है बट उसने किया नहीं है, वो पब्लिक ड्यूटी है, उसने करना चाहिए था बट किया नहीं, कोर्ट उसको बोलेगा ये काम कर। डू यू अंडरस्टैंड? कमांड देगा, डायरेक्शन देगा। समझा मैंडेमस? अभी यहां से लेकर इतना पढ़ो। ठीक है, अभी समझो दो चीज। दूसरे दो रिट्स सर्श्योररी एंड प्रोहिबिशन, दूसरे दो रिट्स सर्श्योररी एंड प्रोहिबिशन, और ये कमांड वाला रिट। ठीक है, जब भी कोई भी अथॉरिटी जो करना चाहिए था नहीं किया तो मैंडेमस, नहीं करना चाहिए था और किया तो सर्श्योररी एंड प्रोहिबिशन। समझा? जुरिस्डिक्शन है, एक्सरसाइज नहीं किया, मैंडेमस। जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, एक्सरसाइज किया, सर्श्योररी या प्रोहिबिशन। बैठा, मैंने क्या बोला? जुरिस्डिक्शन था, किया, मैंडेमस। जुरिस्डिक्शन था ही नहीं फिर भी किया, सर्श्योररी प्रोहिबिशन। डू यू अंडरस्टैंड? समझा क्या? ये पढ़ो पूरा, अभी पूरा। समझा? सर्श्योररी प्रोहिबिशन किसके खिलाफ इश्यू होता है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। मैंडेमस किसके खिलाफ होता है? किसी के भी खिलाफ हो सकता है, पर्सन, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट। सर्श्योररी प्रोहिबिशन किसके खिलाफ होता है? जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। समझा? मैंडेमस किसके खिलाफ इश्यू होता है? Any public authority. It commands the activity. The writ is used for securing judicial enforcement of public duties. Mandamus does not lie against president or governor. Governor और president के खिलाफ issue नहीं हो सकता. For exercise of their duties and power. It does not lie against a private individual. Private individual के खिलाफ भी नहीं, और body except where state is in collusion with such private party. Collusion मतलब together. अगर स्टेट प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर कुछ कर रहा है तो प्राइवेट पार्टी के खिलाफ भी हो सकता है मैंडेमस, वरना नहीं।
समझा? तो ये मैंडेमस किसके खिलाफ है? पब्लिक अथॉरिटी। किसके खिलाफ इश्यू हो सकता है? पब्लिक अथॉरिटी। प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ हो सकता है? नहीं। बट स्टेट प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ मिलके काम कर रहा है तो हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के खिलाफ हो सकता है रिट इश्यू? नहीं। क्लियर? इट इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशनरी? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। एंड द हाई कोर्ट में रिफ्यूज इफ ऑल्टरनेटिव रेमेडी एग्जिस्ट। अगर और कोई रेमेडी है तो हाई कोर्ट ये रेमेडी नहीं देगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिशन और सर्शोररी कहां पढ़ा अपन? ऊपर पढ़ा, फिर भी किया। जुरिस्डिक्शन है नहीं, या जुरिस्डिक्शन है बट एक्सीड किया है, तो सर्शोररी एंड प्रोहिबिशन दोनों सिमिलर प्रोविजन है, ध्यान देना। अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इश्यूड। अभी हम लोग ने वहां पे एक लास्ट दो वर्ड्स भी पढ़े थे कि किसके खिलाफ वो इश्यू होता है? जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल। तेरी हालत देख, क्या हो गया बेटा? देखो, घर जाएगी? घर भी नहीं जाना है तो इधर ही बैठने दो, ऐसा बोल रही। सोएगी? नहीं बेटा, नहीं ये बेटर है, उसको देखना, ऐसा लग रहा है अत्याचार हो रहा है उस पे। हाँ, आंखें सूज गई है। आंख पे मच्छर काटने पे आंखें सूज गई है? ऐसा कैसा मच्छर है? स्टाई हुआ है क्या? स्टाई हुआ है? स्टाई क्या होता है? फोड़ा हुआ है? बॉयल हुआ है क्या आग पे? आंजनी हुआ है? आंख नहीं आई है रे। आंख आती है तो कंजक्टिविटी। कंजक्टिविटी वो तेरे बिहार पे सॉरी बोल रही है। कीर्ति तू आ जा यार, श्रावणी फालतू जोक मारने लगी है तेरे एब्सेंस में, एक नंबर फालतू जोक। हम डिस्कस करें कि दूसरी श्रावणी को आंख आ गई है क्या, तो तेरी दोस्त बोलती है कि उसके पास ऑलरेडी आंखें आएगी कैसे? नहीं मेरे पास दूसरी श्रावणी भी ऐसी है, बोलती है 4 आंखें, कैसा 5 आंखें ही है। नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मेरी नहीं है दोस्त, को गई निकाल दिया तेरे को जिंदगी से। तो भी मैं साक्षी के पास ही जाने वाली उसके पास से गई कहाँ थी तू? दोस्त नहीं हो? हाँ दोस्त नहीं हूँ मैं तेरी, झगड़ा कर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्रोहिबिशन पे आओ, वापस भटक गए अपन। चलो, क्या बोला वो? शीट क्यों? शीट चाहिए देखो। शेट बोला उसने, Shit. शेट क्या कहना क्या चाहते हो? चलो प्रोहिबिशन जाने दो। प्रोहिबिशन, a writ of prohibition is issued to inferior court। प्रोहिबिशन वाला रिट किसको इशू किया जाता है? inferior court, preventing the latter from usurping jurisdiction which is not legally vested in it। अगर inferior court ऐसा jurisdiction exercise कर रहा है जो उसमें है ही
नहीं, तो उसको वो एक्सरसाइज करने से रोकने के लिए रिट इश्यू होता है ऑफ प्रोहिबिशन। समझा क्या? इंफीरियर कोर्ट कौन सा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है? जो उसके जो उसमें वेस्टेड नहीं है। जुरिस्डिक्शन जुरिस्डिक्शन में कौन सा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है जो उसमें वेस्टेड नहीं है, तो उसको ना एक्सरसाइज करे उससे रोकने के लिए क्या इश्यू होता है? प्रोहिबिशन। वेरी क्लियर? व्हेन ट्राइब्यूनल, ये सेकंड पॉइंट तुम पढ़ो। यूसुर्पिंग का मतलब होता है टेकिंग पावर और टेकिंग कंट्रोल विदाउट हैविंग। टेकिंग पावर और कंट्रोल विदाउट हैविंग मतलब पावर है नहीं फिर भी ले रहा है। समझे क्या? ये क्या पढ़ा तुमने? ट्राइब्यूनल एक्ट करा है विदाउट और इन एक्सेस ऑफ, या वायलेशन करा है रूल्स और, तो प्रोहिबिशन उसके लिए आस्क किया जा सकता है। इट इज जनरली इश्यूड बिफोर द, मतलब जुरिस्डिक्शन वो एक्सीड कर ले उसके पहले ही रोक दो। समझा क्या? हाँ, ये बस लाइन है, एकदम मस्त लाइन है। बैंडेबस बोलता है कर, प्रोहिबिशन बोलता है मत कर। बराबर। It is available only against judicial or quasi-judicial authority and it's not available against public officer. Mandamus public officer के लिए था, बराबर है, सब public authority के लिए था। Prohibition सिर्फ judicial and quasi-judicial bodies के लिए। Very clear? Who is not vested with judicial function. If abuse of power is apparent, apparent मतलब apparent, seen, दिख रहा है, विजिबल है कि अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, तो रिट मे बी ऑफ अ राइट एंड नॉट अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। अगर सामने सामने दिख रहा है कि यार पावर को अब्यूज किया जा रहा है, तो ये जो रिट है वो एक अधिकार बन जाता है, डिस्क्रिशन नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? कितना डीप मीनिंग है इसका? बराबर, एकदम दिल को छूने वाला। डन। ऐसे लिखो। डन। ठीक। अब ये पूरा पार्ट, ये कुछ और कट नहीं करना है, सिर्फ बता रही हूँ कि जो मैंने येलो मार्क किया है वो पढ़ो, ये समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है सिनेरियो। और मुझे बताओ, मैंडेमस बताया मैंने, प्रोहिबिशन बताया, हाइबेस कॉर्पस बताया, सर्चररी तुम बताओ।
Go for it. 2 minutes. Quick. Quick, 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 quick. पढ़ा? मिश्रा जी आए कि नहीं? नहीं गया काम। कभी कोई तो पढ़ करके चल गया। अभी गया वो कहीं। कौन? मिश्रा। डन? क्या समझा? ये नहीं मर नहीं हुआ? डन? क्या बोलता है? ये रिट किसको अवेलेबल है? कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन को रिट की अवेलेबल है जब जब लीगल अथॉरिटी के पास ड्यूटी था टू एक्ट, और उन्होंने क्या किया? एक्ट किया इन एक्सेस ऑफ देयर लीगल अथॉरिटी। बराबर है। तो यहाँ पे जो रिट है वो प्रोसीडिंग रिमूव कर देता है वो अथॉरिटी से, और किधर चले जाता है? हाई कोर्ट के पास। और जो लोअर अथॉरिटी है उसका डिसीजन क्या किया जाता है? कॉश। कॉश मतलब कैंसल। अब वहां पे भी तो जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया था ना प्रोहिबिशन में, सर्श्योररी में भी जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया है। दोनों में फर्क क्या है ना? प्रोहिबिशन में भी तो वही था ना, जुरिस्डिक्शन क्या किया है? एक्सीड, या जुरिस्डिक्शन नहीं है और एक्साइज कर रहा है, रोक दो। सर्श्योररी भी तो वही बोलता है, जुडिशियरी एक्ट करने का ड्यूटी था, इन एक्सेस एक्ट किया है। अभी लीगल अथॉरिटी है वहाँ पे कोई वही 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 तो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, कोर्ट ही है। प्रोहिबिशन में हम उसको पहले ही बोल रहे कि मत कर, और इसमें ऑलरेडी उसने कर चुका है। बराबर। सर्श्योररी और प्रोहिबिशन में फर्क ये है कि ट्रायल से पहले ही, डिसीजन आने से पहले ही जब उसको रोक दिया जाए तो प्रोहिबिशन, डिसीजन आने के बाद समझे कि यार एक्साइज कर दिया है जुरिस्डिक्शन जो उसमें था ही नहीं, तो सर्श्योररी। समझा? डिसीजन कॉश हो तो सर्श्योररी, पहले ही रोक दो तो प्रोहिबिशन। समझा एवरीबॉडी? तो यहाँ पे हाई कोर्ट इश्यू करेगा रिट ऑफ सर्श्योररी सबऑर्डिनेट जुडिशियल अथॉरिटी को। कब इश्यू करेगा? जब उसने विदाउट या इन एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन या कॉन्ट्रावेन किया है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या कोई तो एरर कमिट किया विच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। जुरिस्डिक्शन एक्सीड किया, नेचुरल जस्टिस नहीं देखा, या उसने क्या किया है, कोई तो एरर। समझा? तो ये रिट इश्यू होता है। बैठा कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट भी एक जुरिस्डिक्शन रखता है रिट इश्यू करने का। हाँ, कौन से आर्टिकल के अंडर? 32। ओके, ये तुमको जवाब देगा, पढ़ो। बैठा? प्रोहिबिशन कब इश्यू होता है? अर्लियर स्टेज पे, सर्श्योररी लेटर स्टेज पे। व्हाट द पॉइंट? को वारंटो आखिरी। को वारंटो क्या है? को वारंटो में पब्लिक ऑफिस होती है। क्या होती है? पब्लिक ऑफिस। अगर कोई बंदा असर्ट करता है कि ये ऑफिस मेरी है, तो उसको पूछा जाता है बता क्या अधिकार से तूने ये पोजीशन होल्ड किया है। और अगर उसके पास कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है और वो पब्लिक ऑफिस उसने बिना लीगल जस्टिफिकेशन के होल्ड किया है, तो उसको खाली करने बोला जाता है। समझ में आया? इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस
विदाउट अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। कोई दावा करता है कि पब्लिक ऑफिस मेरी है और उसके पास उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, तो उसे सवाल पूछा जाता है कि ये पब्लिक ऑफिस आइडियली सब पब्लिक को अप्लाई करने का अधिकार होता है, बट तूने कैसे ये पोजीशन ली है? अगर उसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है तो उसको खाली करने पड़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? को वारंटो enables inquiry। को वारंटो से क्या होता है? इंक्वायरी into the legality of the claim which person asserts to an office। जो पर्सन ने असर्ट किया ना कि ये ऑफिस मेरी है, उसके क्लेम को लीगल है या नहीं, उसके क्या किया जाता है? इंक्वायरी। समझा? and to oust him from such position if he is a usurper। यूसुर्पर है, उसके पास पावर नहीं है, फिर भी एक्सरसाइज करे तो उसको क्या करेंगे? निकाल देंगे, बहिष्कार करेंगे उसका। समझा? the holder of the office has to show to the court under what authority he holds the office। ठीक? it is issued when, ये तीनों तुम पढ़ो। कब इश्यू करेंगे इसको? ये ऑफिस कौन से नेचर का है? पब्लिक सब्सटैंटिव नेचर। किस में क्रिएट हुआ है? स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन में, और किसी बंदे ने उस पे क्या किया है? क्लेम। तो ये रिट इश्यू करते हैं। बैठा? इट कैन बी इश्यूड इवन दो ही हैज नॉट अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ द ऑफिस। चाहे उसने चार्ज लिया नहीं है ऑफिस का, फिर भी क्लेम तो किया ना ऑफिस मेरी है, तो ये रिट इश्यू हो सकता है। The fundamental basis of the proceeding of quo warranto is that public has an interest to see that an unlawful claimant does not usurp a public office। बराबर है? quo warranto में पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, वहां पे पब्लिक को देखना है कि कोई भी पब्लिक ऑफिस में अनलॉफुल क्लेमेंट ना हो, जो लीगली ऑथोराइज्ड है वही क्लेम करे पब्लिक ऑफिस को। बराबर है? इट इज अ डिस्क्रिशनरी रेमेडी विच कोर्ट मे ग्रांट और रिफ्यूज। बैठा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अभी बच्चा लोग जरा सोचो, तुमने ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कभी देखा है, सुना है? डेलीगेटेड मतलब दे दिया, लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग। तो क्या लॉ मेकिंग पावर है किसके पास? पार्लियामेंट। क्या उसने अपना पावर कभी किसी को दिया है? क्या अपना पावर किसी को दिया है पार्लियामेंट ने? सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को पावर नहीं दी सकती। क्या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपना पावर किसी को सौंपा है पार्लियामेंट ने? कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता, तू कर ले थोड़ा? एब्सोल्युटली। बराबर है ना? तो पार्लियामेंट सब कुछ नहीं कर सकता ना, बराबर है? टाइम कम है उसके पास, तो वो अपना पावर दूसरों को सौंपता है, बोलता है मैं सब कुछ नहीं कर सकता, तू थोड़ा सा लॉ बना ले। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डू यू अंडरस्टैंड दैट? व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? व्हेन लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन टू समबडी एल्स, उसको बोलते हैं हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बैठा क्या? द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स, पहले ना ऐसा नहीं होता था डेडिकेटेड लेजिस्लेशन जैसा, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्सिटी इतने नहीं थे, छोटा मोटा कानून बन जाता था और सफिशिएंट हो जाता था। आजकल गवर्नमेंट का रोल इतना बढ़ गया है, पब्लिक इतना बढ़ गया है कि कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ गई है, तो अभी सब कुछ बेचारा पार्लियामेंट नहीं संभाल सकता, तो थोड़ा सा अपना काम किसी और को देता है वो। डू यू अंडरस्टैंड? So the increasing complexities have made it necessary for legislature to delegate its power। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है, इसलिए जरूरी हो गया है कि लेजिस्लेचर अपना पावर किसको दे दे? थोड़ा सा डेलीगेट कर दे। डेलीगेट मतलब गिव अवे। सही है? फर्दर, parliamentary procedure and discussion in getting through a legislative measure in legislature is usually time consuming। पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए बैठा तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बराबर है? तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यहाँ पे 3 रेलेवेंट जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, तीनों तुम पढ़ो। एम्पलीट्यूड मतलब
Distance. डन। पढ़ा क्या? शेयर का मतलब होता है एब्सोल्यूट, कंप्लीट, एब्सोल्यूट। तीनों पढ़े? फर्स्ट, क्यों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आया? पहला, लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं है उतना। दूसरा, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्टेंस, डिफरेंस। सो बेसिकली लेजिस्लेचर में बहुत अलग अलग डिफरेंसेस है। बेस से लेकर पीक तक बहुत सारे अलग अलग काम है उनके पास, बहुत छुट्टियां है, ये वो, तो बहुत सारा डिफरेंसेस है। सो द लिमिट्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ लेजिस्लेशन, उनके पास लैक ऑफ कॉम्पिटेंस तो है ही है। बोलता इट इज नॉट मियरली लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस भी है, बट ऑल्सो इट शेयर इन मेनी सिचुएशन। वो एक्ट ही नहीं करता टाइम पे इन मेनी सिचुएशन। जब भी डायरेक्शंस चाहिए तब वो काम नहीं करता। समझा? तीसरा, कोई तो वेपन चाहिए ना जो इमरजेंसी में कोप अप करे विद द सिचुएशन, इसलिए खुद का काम क्या कर दिया? डेलीगेट। डू यू अंडरस्टैंड? तीन रीजन। एक, टाइम कम है। दूसरा, लैक ऑफ इनकम्पिटेंस तो है ही है, ठीक है, कंपिटेंस नहीं है, बट उनका इनेबिलिटी भी है कि वो लोग टाइम पे एक्ट नहीं कर सकते। तो टाइम पे एक्ट करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन में कोप अप करने के लिए कोई तो वेपन चाहिए, इसीलिए क्या किया? डेलीगेट। डू यू अंडरस्टैंड? समझा? पक्का पक्का? अभी ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ना, पार्लियामेंट सबसे टॉप पे, लॉ मेकिंग। अभी वो जब डेलीगेट करता है तो अपने नीचे वाले को करता है, इसीलिए उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट। सबसे टॉप पे कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जब डेलीगेट करता है अपने नीचे वाले को करता है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। समझा? ठीक है। सो पहला इज एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। पहला कौन सा है सबऑर्डिनेट में? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब, एग्जीक्यूटिव में हमने क्या लिखा था? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? सीजी और एसजी, मतलब गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन मतलब कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या फॉर्म करता है लेजिस्लेशन के नाम पे? रूल्स। क्या बनाता है? रूल्स। बराबर है। ध्यान, दिस सिस्टम एम्पावर्स द एग्जीक्यूटिव टू मेक, समझा, and orders which do not require express confirmation by legislature. legislature का confirmation में उसका कोई जरूरत नहीं है। Thus the rules framed by government and under various municipal acts falls under the category. दूसरा legislation कौन सा है? Judicial। ये तुम पढ़ोगे, come on। पहला ही फुल स्टॉप तक पढ़ दो, बात खत्म हो जाएगी तुम्हारी वहां पे। फर्स्ट फुल स्टॉप तक पढ़ा। जुडिशियल लेजिस्लेशन में कौन बनाता है अभी? रूल्स। हाई कोर्ट्स बनाता है। किसके लिए? प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कोर्ट्स के लिए। तो उसको कौन सा लेजिस्लेशन बोलते हैं? जुडिशियल। गवर्नमेंट रूल्स बनाता है, उसको कौन सा लेजिस्लेशन बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। हाई कोर्ट रूल्स बनाता है, उसको कौन सा लेजिस्लेशन बोलते हैं? जुडिशियल। ठीक। अभी तीसरा म्युनिसिपल है, तो कौन बनाता होगा? म्युनिसिपल अथॉरिटीज। बराबर है। अभी यहाँ पे जो म्युनिसिपल अथॉरिटी को जो लॉ मेकिंग पावर है ना, वो लिमिटेड है, सबऑर्डिनेट पावर्स है। कहाँ पे मिला है उनको पावर? स्पेशल लॉज के अंडर। और वो किसके लिए है? होल या पार्ट ऑफ द एरिया अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको क्या बोलते हैं हम? बाय लॉज।
बराबर। तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज क्या बनाते हैं? बाय लॉज। किसके लिए बनाते हैं? अपने एरिया। समझा? ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस तुम्हारा कॉलेजेस, तुम्हारा कॉलेजेस आजकल अपना खेल चलता है ना, क्योंकि उसको भी रूल मेकिंग पावर है। समझा क्या? तो जो तुम्हारा यूनिवर्सिटीज है, जो तुम्हारा कॉलेजेस है, अंडर दिस हेड फॉल्स द रेगुलेशन विच ऑटोनॉमस बॉडीज सच एज यूनिवर्सिटीज मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विच कंसर्न देमसेल्व्स। वेरी क्लियर? फिर कॉलोनियल लेजिस्लेशन। कॉलोनियल लेजिस्लेशन कब था पता है? कॉलोनीज कब थे? जब अपने पास ब्रिटिशर्स का रूल था, तब कॉलोनीज थे। तो ऐसे देश ना जो दूसरे के कंट्रोल के अंडर है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉलोनीज। बराबर है। तो लॉज मेड बाय कॉलोनीज अंडर द कंट्रोल ऑफ some other nation which are subject to supreme legislation of country under whose control they are। तो किसके लेजिस्लेशन के अंडर है? जिसका उनके ऊपर कंट्रोल है। तो जो कॉलोनीज लॉ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल लेजिस्लेशन। क्योंकि उनका मेन लॉ किसका चलता है? वो कंट्री का, जिसका उनपे कंट्रोल है। पर वो अपने इंटरनली भी लॉ बनाते हैं, उसको कौन सा लॉ बोलते हैं? कॉलोनियल। बैठा? ठीक है। तो याद रहेगा कितने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़े अपन? 5। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, म्युनिसिपल, ऑटोनॉमस और कॉलोनियल। ये याद रहे, इंपॉर्टेंट आंसर है। गाइस मार्केट। नहीं बड़ी। येलो येलो काटा अब तक। क्या हुआ? ऑरेंज ऑरेंज हो गया इससे ना। मुझे कभी कभी ना शक होता है, सच में सीएस कर रहे हो? नहीं होता है ना? कर रहे बोलते कि शक होता है, बोलती है कर रहे कर। ग्रुप को भी दे दिए। तू भी दे रही है? इसका क्लास चालू हो गया। अलग अलग कार्टून है मेरे पास, भिन्न भिन्न प्रकार के। तू जेरी है।
भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, क्या बोल भिन्न भी नहीं बोले भिन्न भिन्न ही बोला, वोकैबुलरी सिखाई मेरे को। बहुत गलत चला। चलो, अभी डेलीगेशन का पावर है किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। बट वो उठ डेलीगेशन नहीं कर सकता भाई। कुछ प्रिंसिपल है जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं डेलीगेशन के रिलेटेड, और वो प्रिंसिपल फॉलो करके ही वो डेलीगेशन कर सकता है। ठीक है, सुनो अब एकदम ध्यान देना। वाइल डेलीगेटिंग, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर लॉजिकली कंपनीज एक्ट हमने पढ़ा, उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था या नहीं? क्या पता। कंपनीज एक्ट पढ़ा ना अपन, उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था या नहीं? हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है? हमसे का मतलब रहेगा ऑब्वियसली। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था कंपनीज एक्ट में या नहीं? हाँ हाँ था, कैसे? हाँ। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था या नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को किसने दिया? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग अथॉरिटी है? तो कंपनीज एक्ट किसने बनाया? उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, रूल्स है ना? जो कौन बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो है ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, जो किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बराबर है? ठीक है ना, बराबर ना? हाँ। तो अभी मुझे बताओ, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल मेकिंग पावर है कंपनीज एक्ट के अंडर, ये ऑलरेडी कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया, फिर उसके अंडर रूल मेकिंग पावर दिया ना, कि डायरेक्टली बोला तू ही कानून बना दे? तो बेसिक पॉलिसी ऑफ लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। वो एसेंशियल काम है उसका। और फिर उसके अंडर वो क्या दे सकता है? अथॉरिटी दे सकता है बाहर वाले को कि तू अभी कंप्लीट कर। बेसिक लॉ कौन बनाएगा हमेशा? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। और उसके बाद अंदर वो पावर्स किसको दे सकता है? अदर अथॉरिटीज को। डायरेक्टली वो लॉ मेकिंग पावर नहीं दे सकता, उसको बेसिक गाइडेंस देना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ कि नहीं? हाँ। तो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ लॉ मेकिंग किसका है? लेजिस्लेचर का। बराबर। लेजिस्लेचर ने अपना एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म किया, क्या ले डाउन किया? पॉलिसी ऑफ लॉ एंड गाइडेंस दिया फॉर कैरिंग आउट द पॉलिसी। फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं है, फिर डेलीगेशन दिया जा सकता है ऑफ सब्सिडरी या एंसिलरी पावर्स टू आउटसाइड अथॉरिटी। एसेंशियल फंक्शन कौन करेगा? लेजिस्लेचर। पॉलिसी कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर। गाइडेंस कौन देगा? लेजिस्लेचर। और फिर कोई बार नहीं है अगर वो एंसिलरी पावर्स डेलीगेट करे टू द आउटसाइड अथॉरिटी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझा? कंपनीज एक्ट कौन बनाया? पार्लियामेंट। उसके अंदर के एंसिलरी रूल्स किसने बनाए? सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइडेंस कौन दिया? पार्लियामेंट। समझा क्या? एन एक्ट डेलीगेटिंग लॉ मेकिंग पावर, कोई भी लॉ मेकिंग पावर को डेलीगेट किया टू अ पर्सन और बॉडी, वो इनवैलिड हो जाएगा। आगे का तुम पढ़ो कि क्यों इनवैलिड हो रहा है डेलीगेशन। एक्ट ऑफ डेलीगेशन, लॉ मेकिंग पावर का डेलीगेशन इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? अगर कोई प्रिंसिपल्स या गाइडेंस नहीं दिया टू रूल मेकिंग बॉडी। तो रूल मेकिंग बॉडी जैसे सीजी, उसको गाइडेंस देना पार्लियामेंट का काम है। अगर बिना गाइडेंस के सिर्फ डेलीगेशन किया तो ये डेलीगेशन इनवैलिड। समझा क्या? बैठा एवरीबडी? 100%? In every case, it would be necessary to consider the relevant provisions of the act. Relevant provisions of act देखना ही पड़ेगा in relation to delegation and the question as to whether delegation is intra-virus or not. समझा? valid है या नहीं ये चेक करना। बट बिना गाइडेंस के डेलीगेशन नहीं हो सकता। Got the point?
कौन बोल रहा था मतलब इसमें टाइप्स ऑफ बिल्स वगैरह भी थे, बट मॉड्यूल में काट दिए गए हैं। सच्ची, इसमें टाइप्स ऑफ बिल्स वगैरह भी थे, बट ये देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज और टाइप्स ऑफ बिल दोनों ही काट दिए, इंस्टीट्यूट ने निकाल दिए। हाँ अच्छा ही हुआ। थोड़ा कम हुआ। बोला हाँ थी मैं। हाँ चलो, लॉ मेकिंग प्रोसेस, हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट। बिल ड्राफ्ट होता है, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल होता है which has to pass through various stages before it becomes an act of parliament, बराबर है। उसका फर्स्ट रीडिंग होता है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस स्टार्ट्स विथ, बिल का इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा, या a bill can be introduced either by minister or private member। ये लाइन याद रख लो, अगर मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया तो उसको कौन सा बिल बोलते हैं, और प्राइवेट पर्सन ने किया है तो इट इज प्राइवेट मेंबर्स बिल। समझा क्या? It is necessary for a member in charge of the bill to ask for leave। लीव मतलब परमिशन। जो भी बिल का इंचार्ज है वो परमिशन मांगता है कि मुझे बिल को क्या करने दो, इंट्रोड्यूस। इफ लीव is granted by the house, the bill will be introduced. This stage is known as first reading of the bill. If the motion for leave to introduce a bill is opposed, speaker may allow a brief explanatory statement to be made by the members who oppose the motion and member in charge who moved the motion। अगर बिल को अपोज कर दिया गया कि मुझे हमें सुनना ही नहीं है ये बिल के बारे में, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का मौका मिलता है वो मेंबर्स को जिन्होंने क्या किया है, अपोज किया है बिल को। ठीक है, देयर आफ्टर क्वेश्चन इज पुट टू वोट ऑफ द हाउस। ये पहला वोटिंग हुआ, फर्स्ट रीडिंग के बाद पहला वोटिंग। अभी कैसा होता है ना, ये बिल पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट बैठता ही 100 दिन के लिए, तो वो बिल एकदम अच्छे से डिस्कस हो नहीं पाता है। तो बिल हमेशा ना एक्सपर्टीज के पास जाता है। किसके पास जाता है? एक्सपर्टीज, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी में लॉ के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो लोग बिल को एकदम अच्छे से डिस्कस करते हैं और फिर क्या चेंजेस होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को बताते हैं। क्लियर? तो ये बिल को कहां रेफर कर दिया जाता है? स्टैंडिंग कमिटी। आफ्टर बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस कंसर्न कैन रेफर द बिल टू द स्टैंडिंग कमिटी कंसर्न फॉर एंड रिपोर्ट। ठीक, if a bill is referred to standing committee, committee shall consider the and clauses of the bill referred to them and make report। standing committee report बनाएगा। bill has thus been considered, committee submit its report to the house। house को report submit कर देगा। report of the committee being persuasive value shall be treated as considered advice given by the committee। persuasive मतलब क्या? it is like मानना mandatory नहीं है, एडवाइस दिया, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो, उसको हम बोलते हैं परसुएसिव। समझा क्या? ऑथोरिटेटिव होता तो मानना ही पड़ता, परसुएसिव है तो इट इज लाइक एडवाइस, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। तो कमिटी का जो रिपोर्ट है इट इज लाइक एडवाइस, एडवाइस गिवन टू द मेंबर्स। वेरी क्लियर? उसके बाद एडवाइस दिया जाता है, फिर होता है एडवाइस के बाद सेकेंड रीडिंग। क्या होता है? सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में बिल कंसिडर किया जाता है, कंसिडरेशन ऑफ बिल विच इज इन 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज तुम पढ़ो। पहले में क्या होता है फर्स्ट स्टेज में, और सेकेंड स्टेज में क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर होता है बिल। समझा क्या? सेकेंड रीडिंग में 2 स्टेजेस में रीडिंग होता है, पहला जनरल रीडिंग, दूसरा क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर होता है। ठीक, फिर होता है थर्ड रीडिंग। तो देयर आफ्टर मेंबर्स इन चार्ज कैन मूव द बिल, that bill be passed। The stage is known as third reading of the bill। At this stage,
डिबेट इज कन्फाइंड टू आर्ग्यूमेंट्स ईदर इन सपोर्ट और रिजेक्शन। थर्ड रीडिंग में लॉ रीड नहीं किया जाता, सिर्फ डिस्कशन होता है कि बिल को अपोज करना है कि बिल को सपोर्ट करना है। ठीक है। इन पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल है तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स लगता है प्रेजेंट एंड वोटिंग। बट इन केस अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने वाला बिल है, कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला बिल है, तो मेजोरिटी लगता है ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टोटल हाउस में अगर 300 मेंबर है तो मेजोरिटी कितना हुआ, 151, उतना मेजोरिटी लगेगा, प्लस जितने आए हैं उनका 2/3 लगेगा, पूरे हाउस का भी मेजोरिटी और जितने आए हैं उनका 2/3, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला बिल है। नॉर्मल बिल है तो सिंपल मेजोरिटी, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होने वाला बिल है तो हाउस का मेजोरिटी प्लस जितने आए हैं उनका 2/3 मेजोरिटी। समझा क्या? is required in each house of parliament. Bill in the other house, after bill passed by one house, किधर भेजा जाता है? Other house with a message to that effect, and there also it goes through stages described above. फिर वहां पे भी ये सारे stages follow होते हैं except the introduction stage. ओके, अब जितना मार्क कर रही हूं मैं इतना ही करना। बचा हुआ करता है। उकरे, हाँ, एक मिनट रुक। ठीक, ये पूरा पैराग्राफ तुम पढ़ो, आसान है। जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग का मतलब क्या होता होगा? दोनों हाउसेस का साथ में मीटिंग, बराबर है, पढ़ो। डेडलॉक मतलब फैसला ही नहीं आ रहा है, इस डेडलॉक। शुभम, किसको फेंकू अभी, फोन को कि देखो? फोन का ये डर अच्छा है। फंसता है। नहीं, पर वो शुभम स्क्वायर भी सेम ही है, कोई अलग नहीं। क्या हुआ? गौरी मैम के बच्चे बहुत अच्छे। गौरी, गौरी मैम के बच्चे बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसे तो ये भी बोल दी तो मैं बोलने वाली साक्षी राम के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। श्रावणी तो ये भी नहीं बोल सकती, प्रूवन प्रॉब्लम है। रहने दो तेरे हाँ, तेरे किसी को ना तो भी सेम ही है, अलग ही है। तेरे रील्स में कभी नहीं बोलूंगी। कम ऑन कम ऑन, वो आती है मेरे पास, मेरे को डर लगता है, मैं भाग जाती हूँ। मुझ पे एक नंबर चिराग क्या? जेंडर अच्छा है। जैसे ये दे मुझे भाग हाँ, श्रावणी फोन लेके आएगी, भाग जाओ। आज ये अरे नहीं आज तक कुछ बोल रहा आपने इतना बोला मेरे लिए अच्छी होती है हाश, है। कौन बोल देखो उसको फोन लेके आती तो भागते उसको देखते ही भाग जाते ठीक है, चलो 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 गाइस, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
पढ़ लिया? श्रावणी पढ़ना चालू कर ले। पढ़ा? बिल एक जगह पास हुआ, दूसरे हाउस ने उसको क्या कर दिया? या 6 महीने से पड़ा है, अब तक पास हुआ तो डेडलॉक हो गया है, अटक गया है, फैसला ही नहीं हो रहा है। इन दैट सिचुएशन प्रेसिडेंट क्या करेगा? ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, और फिर जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों हाउसेस के मिलकर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, उनका वोट लिया जाएगा, और उसमें अगर मेजोरिटी मिला तो बिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ऐसा मान लिया जाएगा। वेरी क्लियर? फिर assent of president. Finally, when a bill is passed by both houses, secretariat of the house which is last in possession of the bill obtains the assent of the president. The bill becomes an act only after the president has given the assent. और ऐसे बनता है अपने देश का कानून। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन 20 मार्क मार्क करके रखना। मोस्टली जो तुम्हारे पहले 2 बड़े क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें हाई चांस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लास्ट टाइम भी कॉन्ट्रैक्ट था, ये बार भी कॉन्ट्रैक्ट आने का चांस तो है। क्वेश्चन नंबर 1A 1B। चलो, थैंक यू, बाय।